सभी का हमारे शो विधायक की बात में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट सहारनपुर के एमएलए मिस्टर राजीव गुंबर जी, जिनके साथ आज हम ढेर सारी बातें करेंगे उनके करियर और पॉलिटिक्स के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। तो जैसे कि आप बहुत समय से एमएलए रहे हैं सहारनपुर के, 2014 में भी आप इलेक्शन जीते, 2017 तक आप एमएलए रहे, अब दोबारा से आपको पावर में आने का मौका मिला। तो आपकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े कैसे? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बाल्यकाल से जुड़ गया, यानी कि अपने बाल्यकाल तो नहीं कहूंगा, जब यंग हुआ मैं अपने बाल्यकाल में आरएसएस से जुड़ा, जो हमारी मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके एक स्वयंसेवक के रूप में मैंने संघ के काम को देखकर कि संघ किस प्रकार से समाज की सेवा के काम में रहता है, समाज के हर वर्ग की चिंता करता है, जातिवाद को हटाकर हमारी शाखा के अंदर सब लोग समान रूप से एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह सब खेलकूद करते हैं, जिसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता। उन सब चीजों को देखते हुए मैं आरएसएस से जुड़ा और धीरे धीरे आरएसएस से जुड़ने के बाद अपनी पॉलिटिकल विंग जो है हमारी भाजपा, मैं उसमें लगभग 1990 में मैं एज ए छोटे कार्यकर्ता के रूप में अपने वार्ड के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी का बेसिक काम, जो ग्राउंड लेवल का काम कर रहा है, वो प्रारंभ किया। और ये भगवान की कृपा कहूंगा मैं, धीरे धीरे पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के कुछ शौक होते हैं। पॉलिटिक्स करना मेरा एक शौक था। मैं अपने कॉलेज जीवन के अंदर भी अग्रिम पंक्ति में रहकर अपने जो युवा थे, छात्र थे, उनकी बात को कॉलेज में रखना, उनकी बात को आगे बढ़ाना, तो वो करता था। तो ऐसे ही फिर पॉलिटिकल फील्ड में धीरे धीरे मैं आकर बीजेपी की हमारी जो यूथ विंग है, मैं उससे जुड़ा, युवा मोर्चा से फिर मैं व्यापार प्रकोष्ठ में जुड़ा। उसके बाद मैं फिर बीजेपी युवा मोर्चा में एज ए महामंत्री यूथ लीडरशिप के अंदर हम आया और मैं बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी 97 में बना। तो धीरे धीरे यात्रा प्रारंभ होते होते आज इस मुकाम पर आ गई कि संगठन ने, पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, 3 बार चुनाव लड़वाया और मैं वर्तमान में एमएलए बन गया। सर, जब राहुल लखन पार्टी ने 2014 में रिजाइन किया था, उसके बाद आपको मौका मिला कि आप एमएलए के इलेक्शन लड़े, तो वो आपके लिए कितना मुश्किल था कि लोगों में वही उसी तरह का ट्रस्ट बिल्ड करना और उसी तरह का विश्वास बनाए रखना? देखिए, ऐसा कुछ नहीं मुझे कभी मुश्किल महसूस नहीं थी। उसका कारण है कि मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ था। मैंने भाजपा का ग्राउंड लेवल का, मैं बूथ का अध्यक्ष भी रहा हूं। मैंने अपने हाथ से दीवार पर, जो उस समय लेखन का काम होता था, हम लोग दीवार पर लिखाई करते थे पार्टी के नारे, वो लिखे हैं। मैंने दीवार पर पोस्टर भी लगाए हैं। और एज ए कार्यकर्ता मेरे लिए तो बहुत आसान था 2017 में चुनाव लड़ना, क्योंकि उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के लगभग नगर के हर पद पे रह चुका था। मैं बीजेपी का महामंत्री रह चुका था, बीजेपी का महानगर अध्यक्ष रह चुका था। कार्यकर्ताओं के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान थी और मेरी लीडरशिप कोई एकदम नहीं आई। मैंने ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी कर स्टेयर्स पर चढ़ते हुए, देखिए, अध्यक्ष के रूप में रहने के बाद अगला कदम एक विधायक के रूप में ही हो सकता है। वो पार्टी ने मुझे मौका दिया और 2017 में मैंने चुनाव लड़ा। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत पार्टी लेवल पर नहीं थी, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता के मन में यह एहसास हुआ कि एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा रही है। तो इसलिए उस समय कार्यकर्ता बिल्कुल बूस्टअप था, बहुत ज्यादा उत्साहित था, जिसका मुझे एक बहुत बड़ा लाभ मिला उस चुनाव के अंदर। और ऐसे ही, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फील्ड में रहते हुए, काम करते हुए, मैंने जनता के बीच में भी रहकर काम किया। मैंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए अनेक आंदोलन करे। वो बिजली को लेकर आंदोलन था, वो जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल थे उनकी फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन था, बाकायदा वो चलाया। एजिटेशन बहुत सारे करे, सेल टैक्स के खिलाफ करे, बिजली के खिलाफ करे, अन्य विभागों, आरटीओ के खिलाफ करे। शायद कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें मैंने जनता की समस्याओं को लेकर एग्रेसिव होकर उस फील्ड में काम न किया। उसका लाभ मुझे उस चुनाव में इस रूप में मिला कि जनता के अंदर मुझे प्यार मिला कि मैं एक स्थापित रूप में था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो ऐसा होता है ना कि एज अ एमएलए आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं,
तो आपको सम्मान भी उतना ही मिलता है, रिस्पेक्ट भी उतनी मिलती है, लेकिन ओपोजिशन द्वारा या और लोगों के साथ के द्वारा आपको निंदा भी उतनी ही की जाती है। तो आप उस चीज को बैलेंस कैसे करते हो? देखिए, व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा ना, कर्म करे जा फल की चिंता मत करे इंसान। तो मैं कर्मशील व्यक्ति हूं। मैंने आपको पहले बताया कि मेरी राजनीति कहीं परिवारवाद के रूप में या मेरी राजनीति किसी के आशीर्वाद के रूप में नहीं थी। ठीक है, आशीर्वाद मेरे पास पार्टी की कृपा रही, मेरे नेताओं का आशीर्वाद रहा, लेकिन ऐसा नहीं केवल किसी वजह से मैं राजनीति में आया और मुझे किसी ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए मुझे इन सब निंदा की कोई चिंता नहीं रहती। मैं अपनी जगह संतुष्टि से जब काम करता हूं, जब मेरा मन संतुष्ट होता है कि मैं सही राह पर हूं, तो मुझे किसी के निंदा करने की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में आपके अपोजिट पार्टी को तो आपको क्रिटिसाइज करना ही है, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं विश्व के स्थापित नेता है। आज उन्हें भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी अपोजिशन की पार्टी नहीं बख्शती। आज लोगों का एक विश्वास है मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन फिर भी उनकी आलोचनाएं लोग करते हैं। तो निंदा से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हाँ, निंदा से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। यदि कोई निंदा में आपकी कोई ऐसी कमी को उठा रहा है जो वास्तविकता में सही होने योग्य है, किसी के कहने को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके कहने को समझना भी चाहिए कि वो पॉलिटिकल कह रहा है या उसका कोई ऐसा मतलब भी निकल सकता है कि जिससे आप उसे अपने जीवन में कोई बदलाव के रूप में लाए, अपनी वर्किंग में बदलाव के रूप में लाए। तो मैं उससे उन चीजों को भी निकाल कर अपनी उन चीजों को ठीक भी करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे कि अभी आपने बात की बदलाव की, तो ऐसा कुछ हुआ आपके पॉलिटिकल करियर में कि आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हो या आपके में बदलाव आया हो, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट? एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरी लाइफ का। आपने भी कहा मैं 2014 से 17 तक एमएलए रहा और 2017 में मैं चुनाव हार गया था। आमतौर पर आदमी बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा अपने आप को बैकफुट पे ले आता है। तो मैंने 2017 में जब चुनाव हारा, जिस दिन मेरा रिजल्ट था, वो दिन आज भी आपसे बात करते हुए थे वो पिक्चर मेरी आंखों के सामने है। मैं बहुत ज्यादा निराश था। जब मैं फील्ड से निकला जहां काउंटिंग थी, तो मैंने अपने ड्राइवर से बोला कि चलो घर चलते हैं। और जनता रोड की तरह से 2 सड़क कटती है, एक राकेश केमिकल की तरफ और एक शहर की तरफ। तो हमारे कार्यकर्ता उस समय चुनाव को लगभग डिक्लेयर हुए 2 घंटे हो चुके थे कि मैं हार गया। लेकिन जब मैं उस चौराहे पे मैंने ड्राइवर से कहा कि आप लेफ्ट चलो, तो मैंने देखा राइट हैंड पे लगभग 200 से 300 कार्यकर्ता और पब्लिक के लोग 400 लोग तब भी खड़े थे, जिन्हें 2 घंटे पहले ही पता चल चुका तो मैं हार चुका हूं। लेकिन फिर भी मुझे प्यार आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ मोटिवेशन करके खड़े थे। वो क्षण मैं आज भी नहीं भूल पाता। और उसी क्षण मैंने एक प्रण किया था। मैंने तुरंत गाड़ी घुमाई, उन लोगों के पास गया, मैंने स्पीच दी, उन लोगों से मिला और उन लोगों का प्यार आशीर्वाद फिर भी लिया। तो वो क्षण था मेरे लिए। अगर यदि वो क्षण मेरे सामने वो पल ना होता, वो पिक्चर ना होती, वो उस समय के सर्कमस्टांसेस ना होते, वो घटना ना हुई होती, तो शायद मैं निराश होकर अपने घर बैठ जाता। लेकिन उस समय मैंने उन लोगों से मोटिवेट होकर कि जीत और हार अपनी जगह है, जिन लोगों ने आपको प्यार आशीर्वाद दिया। उस समय मुझे 1,27,000 लोगों का वोट मिला। तो मैंने उस समय प्रण किया कि मैं घर नहीं बैठूंगा और मैं पूरे 5 साल हारने के बावजूद भी पब्लिक के बीच में रहकर मैंने उनकी सेवा करने का काम करा और शायद उसका फल मुझे 2022 में मिला। वो पल मेरी जिंदगी का एक मैं मानता हूं एक बदलाव का एक बहुत अहम पल है, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पर आपने अपने टर्म में बहुत अच्छे काम करे हैं। सहारनपुर का इतना विकास हुआ है, रोड से लेकर एजुकेशन से लेकर सब में बदलाव आया है। तो ऐसे ही कोई नई पॉलिसी या विकास की योजना आप बना रहे हो? मैं देखिए, सहारनपुर में मैंने बहुत प्रयास करा। आपने भी कहा हमने डबल लाइन के लिए प्रयास करा, हमने यहाँ पर हाईवेज के लिए प्रयास करा, हमने रेलवे के अंदर बहुत बड़ा प्रयास करके आया। देखे तो सहारनपुर एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने वाला है। मैंने यहाँ पर ट्रेन चलवाने के लिए बहुत प्रयास करा। वंदे भारत यहाँ से चलवाई, सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेस चलवाई और अन्य नौचंदी को यहाँ लाने का मैं प्रयास करा। ऐसे रेलवे के अंदर बहुत बड़ी योजनाएं हैं। ऐसे ही हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हाईवेज में बहुत बड़ी डिमांड हम लोगों की रहती थी। पुल बनवाए, क्रॉसिंग बनवाए। अभी पेपर मिल रोड से एक डीएम आवास की तरफ एक पुल बन रहा है जो अभी इनकम्प्लीट है, वो बहुत जल्दी बन जाए, उसे बनवाया।
अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मेरा शहर अभी भी, मैं यदि देखता हूं अपने बड़े शहरों में, अभी भी बहुत पीछे है, मुझे पता है। मैं उसे उन शहरों के बराबर ही, मेरठ, बरेली, आगे हम लखनऊ चले जाएं, बनारस चले जाएं, मेरी इच्छा है कि हमारा शहर भी उतना डेवलप, उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की और ज्यादा जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ अभी तक बस स्टैंड नहीं है, हाँ जी। अभी तक कोई भी ऐसा बस स्टैंड नहीं है जहां पर अभी बसें सड़कों पर खड़ी है। लगभग वो बात मुझे बार बार कचोटती है और मैं वचनबद्ध हूं कि मैं बहुत जल्दी सहारनपुर को तो वो एक बस अड्डा बनवा कर दूंगा। दूसरा मेरा कोशिश है कि यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां आए। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कुछ बड़े उद्योगपतियों से भी हम लोगों की बातचीत चल रही है, हम लोग यहाँ उन्हें फैसिलिटी देंगे। लेकिन कारण क्या है कि हमारे उत्तराखंड बनने के बाद हमारे सहारनपुर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और यहाँ से इंडस्ट्री हमारे यहाँ से छोड़कर अन्य राज्यों में गई, उत्तराखंड में भी गई। लेकिन धीरे धीरे वो इंडस्ट्री भी वापस आई जब से योगी जी ने सत्ता संभाली। यहाँ का माहौल ठीक हुआ, यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक हुई, यहाँ की बिजली ठीक हुई, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें ठीक हुई, तो वो इंडस्ट्री वापस आई है। लेकिन अभी भी सहारनपुर को बूस्टअप कर आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री की आवश्यकता है। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। यहाँ पर मेरा कोशिश है कि एजुकेशन का हब बने। जी। हमारा पड़ोस का जनपद है, वो दूसरे राज्य में है, हरियाणा में, जी। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है। हमारा यहाँ पर भी एजुकेशन का बड़ा हब बने, मेरा सब प्रयास है सहारनपुर। जी। तो जैसे कि आपने बात की कि योगी सरकार के आने के बाद बहुत से विकास हुए और सहारनपुर में बहुत डेवलपमेंट हुई, तो आप जब पहली बार योगी जी से मिले थे तो आपके लिए वो क्या मोमेंट था, मतलब आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम? मेरे को 2 मोमेंट पूरे याद है अपने मोमेंट्स में। एक बार मैं जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी से सरसावा एयरपोर्ट पर मिला तो मुझे इस बात को कहने में कहीं कैमरे पर भी कहीं छिपाने की आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई दैवीय शक्ति बढ़ रही है उस हवाई जहाज से उतरकर और हमारी तरफ बढ़ रही है। मैं वास्तविकता में, जैसे मैंने वो सीन कहा कि मैं अपने उस चुनाव के हारने वाले दिन को नहीं भूला, ऐसे ही मैं मोदी जी से अपनी पहली मुलाकात को भूल नहीं सकता। योगी जी एक संत के रूप में मैं पहली बार उनसे मिला। वो ठीक है, उस समय एमपी थे, और मैंने देखा कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी एनर्जी है। जब मैंने उनसे बात करी और उनसे बात करने का मुझे मौका मिला और उनके विचार मैंने सुने कि वो देश के प्रति कितनी उनकी सोच किस प्रकार की है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की बदहाली पर उन्होंने चर्चा की। तो वो पल भी मुझे याद है कि योगी जी से मिलने के बाद जितनी मुझे सुखद अनुभूति होती थी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो संत भी है और राजनीतिक भी है और जो देश का एक सेवक भी है। तो तीनों गुण वाले व्यक्ति से जब मैं मिला तो मेरे शायद मैं उस पल में जितना रोमांच में रहा हूँ उस पल को बयान नहीं कर पाया। तो सर ऐसा भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेशनल गोल्स हैं और उसी के साथ आपको वो भी फॉलो करने हैं और साथ में अपने लोकल जनता की भी नीड्स को पूरा करना है। तो आप उसके बीच में कैसे लोगों को बीच में बैलेंस बना के चलते हैं कि अपने गोल्स और वो जो नेशनल गोल्स है वो मर्ज ना हो? कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेशनल एजेंडे हैं, जितने गोल्स हैं, वो सब आम आदमी से जुड़े हुए हैं। तो उसमें मुझे कभी सामंजस्य बिठाने में दिक्कत इसलिए नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता फैक्ट्री में जलेबी बनाने वाला नहीं है, आलू से सोना बनाने वाला नहीं है। वो फील्ड की बात करते हैं, जो जरूरतों की चीजें हैं उनकी बात करते हैं। भाजपा ने करी तो उनको मुझे कहीं अपने बैलेंस बनाने में इसलिए दिक्कत नहीं कि वो एजेंडा सब जो पार्टी का एजेंडा हमारे लिए सर्वोपरि रहता है, उसके अंदर अपने लोकल एजेंडे को मिक्स कर लेते हैं। तो इतनी हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि हरियाणा में भी सरकार बनाई है बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से। तो ऐसे क्या बदलाव आ सकते हैं हरियाणा में जो आगे चल के उसके डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद हो? हरियाणा इंडस्ट्री का हब है। देखिए, छोटा स्टेट होने के पर कुछ स्टेट्स को कुछ फायदे भी है। जी। हरियाणा बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, एक छोटे स्टेट था, वहां पर पॉलिटिकल एडवांटेज ज्यादा है, वहां इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई। हरियाणा ने पिछले 10 साल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी जी अब हमारे मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा विकास करा। मैं हरियाणा की उन सड़कों की बात करता हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे सहारनपुर से जब जगाधरी जाना पड़ता था
तो कई कई घंटे लगते थे, हमें 6-6 घंटे लग जाते थे। जी। लेकिन आज बदलाव हरियाणा में सामने है, और हरियाणा में नए बदलाव के रूप में मैं मानता हूं कि हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल अभी भी बहुत ज्यादा उसमें है कि वहां पर और ज्यादा इंडस्ट्री आ सकती है। मुझे लगता है कि हरियाणा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आने वाले समय में हब बनेगा, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अब जैसे आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, हर चीज़ अपने फ़ोन से करते हैं हम, पढ़ाई से लेकर बिजनेस तक। तो और उसके कारण कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से सब कुछ इंटरनेट पे आना अच्छा है लोगों के लिए, या फिर ये सब होना चाहिए या नहीं? देखिए, दुनिया के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। आज वर्ल्ड जिस ट्रेड पर है हमारा, उसको आप उससे पीछे नहीं रह सकते। आज हम इंग्लिश की बात करते हैं, एक समय में हम हिंदी की बात करते थे। आज हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा है, जरूरी है, लेकिन साथ साथ हम इंग्लिश को भी प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे ही आज इंटरनेट का युग है, डिजिटल युग है, हम उसे छोड़कर विश्व में स्थापित नहीं हो सकते। तो हर चीज के अगर कुछ सुखद परिणाम है तो कुछ उसके नुकसान भी है। आज मोटरसाइकिल सड़क पर चलती है तो उसका फायदा है कि हम जल्दी से कहीं हो जाते हैं, उसका नुकसान ये भी कि उससे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। जी। तो हर चीज का फायदा और नुकसान है, लेकिन जमाने के साथ बढ़ना आगे ये समय की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो जैसे कि अब इतने समय से आप एमएलए हैं, तो अगर कोई ये पॉलिटिकल करियर ज्वाइन करना चाहता है, या युवा आजकल इतने बड़े बड़े नेताओं को देख के प्रभावित होती है, तो अगर वो इस करियर में आना चाहें तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, हर क्षेत्र में अच्छे लोगों की जरूरत होती है, और इस देश के अंदर कुछ पॉलिटिकल लोगों के बारे में ना बहुत गलत धारणा कुछ लोगों की वजह से बन गई। राजनीति खराब नहीं है, कोई हर राजनीतिक व्यक्ति खराब नहीं है। जी। कुछ राजनीतिक लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा अच्छे लोगों की हर फील्ड में जरूरत है। अगर अच्छे लोग आगे आएंगे, अगर आपकी सोच अच्छी है, आप करना चाहते हैं, आपके मन में है कि मैं देश की सेवा करूंगा, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। आप चाहते हो मैं युवाओं के लिए कुछ नया करना चाहता हूं, तो आपको राजनीतिक पॉलिटिकल उसकी एक फील्ड है, आप उसमें आए, अपने लोगों के लिए कुछ करें, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने प्रदेश के लिए कुछ करें। तो युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। यदि हम ये सोचकर किसी भी क्षेत्र को छोड़ दें कि ये क्षेत्र तो बहुत खराब है, हम नहीं आएंगे, तो ठीक है, खराब लोग ही आएंगे ना। जी। जब खराब लोग आएंगे तो खराब ही होगा, अगर अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर युवाओं के लिए देश की पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उस बदलाव को समझना चाहिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। आप अपनी सोच को मोदी जी के साथ जोड़ें, आपकी सोच के हिसाब से देश चलेगा, तो आप आगे आएंगे, तो उसका फायदा। मतलब जितने यूथ पॉलिटिकल पार्टीज में आते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, अपने नए आइडियाज लाएंगे और डेवलपमेंट में भी मदद होगी। बिल्कुल मदद होगी। नई सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, जी। और नई सोच आएगी तो हमारा भारत और आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर, अपना टाइम देने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, आप सब आए, आपका वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले शो में। थैंक यू।